हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू क्लैट पॉइंट करंट अफेयर सीरीज। और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे राइट टू रिकॉल। उससे पहले वही इन्फॉर्मेशन जो मैं हर बार देता हूं, यदि आप हमारे जीके बूस्टर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस आईडी पर मेल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, दैट इज राइट टू रिकॉल। पहले हम ऑब्वियसली जैसे हम करते हैं, पहले हम कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे। चलिए पहले हम कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा और हम बात करेंगे क्या ये डिबेट पुरानी है, फिर हम बात करेंगे कि ये है क्या चीज। किसी भी चीज को बताने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है ताकि हमें उसकी सिग्निफिकेंस का आइडिया लगे। फिर हम बात करेंगे कि ये क्या चीज है राइट टू रिकॉल। देन वी विल टॉक अबाउट कि भाई इसको लेके जो भारत में डिबेट क्या है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम से क्या डिबेट्स हैं राइट टू रिकॉल को लेके। उसके बाद हम देखेंगे इसकी नीड क्या है और इसके थोड़े चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, चलिए पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो नवंबर के महीने में क्या हुआ कि हरियाणा ने एक बिल पास किया, राइट टू रिकॉल फॉर द पंचायत मेंबर्स। आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने स्वामित्व स्कीम की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि कैसे 73rd अमेंडमेंट आया था कितना 24 अप्रैल 1993 को, इजंट इट, जब हम नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। अब उसी पंचायत में हर स्टेट अलग अलग के पास अपना अथॉरिटी है कि हर स्टेट अपनी अलग अलग तरीके से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है और उसमें ये सब प्रोविजन रख सकती है। तो हरियाणा की स्टेट असेंबली में ये बिल पास हो गया और ये नवंबर की बात है। तो हमें ये समझना है कि भाई ये राइट टू रिकॉल है क्या। अभी राइट टू रिकॉल से पहले ये समझते हैं बहुत जल्दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम बेसिकली फिलोसॉफिकल थॉट में नहीं जा रहे, दो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भारत इस समय एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब हम क्या करते हैं, हम केवल वोट देते हैं, हम डायरेक्ट रूल्स और रेगुलेशन को फॉर्म नहीं करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो लोकसभा के लिए, एमएलए हो स्टेट इलेक्शन के लिए, या अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो यूएलबीज में हो, या रूरल एरिया में रह रहे हैं तो पंचायत के लिए आप इलेक्शन में वोट देते हैं। वो आपके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट करते हैं लॉज एंड रूल्स बनाने के लिए। एक बार आपने उनको चयन कर लिया और उनको कितने समय के लिए, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए चयनित कर लिया, 5 साल के अंदर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 5 साल के बाद वो फिर आएंगे आपसे वोट मांगने और आप उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको वोट देके किसी और को वोट करेंगे या उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो ये अभी हमारी डेमोक्रेसी में चलता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, रूल्स लॉज रेगुलेशन में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत टूल्स हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है राइट टू रिकॉल। एक टूल है जैसे रिफरेंडम। अब रिफरेंडम शब्द आपने कहां सुना है? रिफरेंडम आप शब्द आपने सुना होगा ब्रेग्जिट के वोट में। थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा पहले राइट टू रिकॉल की बात करते हैं। राइट टू रिकॉल की डिबेट ये नई नहीं है, ये 2017 के आर्टिकल है। वरुण गांधी जो बीजेपी के एमपी हैं, ठीक है, मेनका गांधी के बेटे जो बीजेपी में एमपी हैं यूपी से, तो उन्होंने भी राइट टू रिकॉल को लेके एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था 2016 में। वो कह रहे थे कि भाई राइट टू रिकॉल एक बहुत जरूरी चीज है, इट्स अ मस्ट फॉर पीपल, और भारत में ये होना चाहिए। प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट, और इन्होंने ये अपना प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था। प्राइवेट मेंबर बिल कहने का मतलब ये है कि ये मिनिस्टर नहीं थे, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मोदी जी की कैबिनेट के ये पार्ट नहीं है। तो ये प्राइवेट एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक एमपी होने के नाते ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, और ये उन्होंने अपनी तरफ से एक बिल को मूव किया है। चलिए रिफरेंडम शब्द हमने कहां सुना है? सबसे बड़ी बात ब्रेग्जिट में, ठीक है ना। ब्रेग्जिट में हमने क्या सुना था कि भाई दो लोगों को दो चॉइसेस दी गई, यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन को रहना है कि नहीं रहना है, दैट्स इट। तो दो चॉइसेस थे, रिमेन द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और लीव द यूरोपियन यूनियन। तो भाई लोगों ने वोट कर दिया, आपके करीब 52% लोगों ने वोट कर दिया कि भाई हमें अब लीव करना है। तो ब्रेग्जिट का प्रोसेस शुरू हो गया। अब ब्रेग्जिट का प्रोसेस इटसेल्फ बहुत मेस को क्रिएट किया उसने, वो हमने देख रहे हैं, वो 2-3 साल से ये न्यूज आई जा रही है द मेस इट हैज क्रिएटेड ब्रेग्जिट, राइट। तो ये आपके नेगेटिव्स भी हैं रेफरेंडम के, बट रेफरेंडम में क्या हुआ, लोगों को डायरेक्ट चॉइस मिली। सिमिलरली स्विट्जरलैंड में भी 2-3 साल पहले एक रेफरेंडम हुआ था। स्विट्जरलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ द कंट्री जहां पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है।
एक फेमस रेफरेंडम हुआ था स्विट्जरलैंड में, वो हुआ था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। तो उसमें ये पूछा गया कि क्या लोगों से पूछा गया क्या आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए? तो वहां के लोगों ने 23% लोगों ने कहा यस, बाकी सबने कहा नहीं, हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो डिबेट है वो वहीं से शुरू हुई है। हम किसी टॉपिक में फ्यूचर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि रेफरेंडम के एग्जांपल्स ये हैं और राइट टू रिकॉल। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, राइट टू रिकॉल पे। तो राइट टू रिकॉल भी है क्या? एक डिवाइस है फॉर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक डिवाइस है, राइट टू रिकॉल। इसका मतलब क्या है? Recall is the name given by to an instrument by which the specified number of citizens can demand a vote of electorate on whether the elected representative should be removed from the office or not. इसका मतलब क्या है? हमने डेमोक्रेसी में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में देखा कि किसी को हमने 5 साल के लिए चुन लिया और वो अच्छा जाके काम नहीं कर रहा है, वो पार्लियामेंट में जाके टाइम वेस्ट कर रहा है या पार्लियामेंट जा ही नहीं रहा है और हमारे लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन के टाइम आया, वोट मांग के चला गया वादे दिखा के, बट बाद में उसने कुछ नहीं किया। तो बीच में जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो बीच में जब वो परफॉर्म ना करे तो उसको वो वापस बुला सके। तो राइट टू रिकॉल, वापस आ जाओ, ठीक है। तो क्या मतलब है राइट टू रिकॉल? क्या देता है? राइट टू द इलेक्टोरेट, मतलब हम सबको, वोटर्स को, डी इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव को हमने भेजा है उसको डी इलेक्ट करने का। इसीलिए उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये सिम्टम नहीं है या उसका ये फीचर नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आपने एक बार अपने को चुन लिया कि भाई ये रिप्रेजेंट करेगा, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो आपको रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। तो ये कहने की बात है। समझ में आ गया होगा आई बिलीव, राइट टू रिकॉल। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हरियाणा में जो ये एक्ट बिल आया है, इस बिल में क्या डिटेल्स हैं? ये बिल कहता है कि भाई विलेज सरपंच और मेंबर ऑफ द ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो यदि 50% वार्ड मेंबर और ग्राम सभा के मेंबरों ने अगर लिखित दे दिया, इफ दे हैव गिवन इन द राइटिंग दैट कि भैया इनको वापस बुला लिया जाए, राइट, और अगर 50% लोगों ने कह दिया कि हाँ इनको वापस बुला लिया जाए, देन वो प्रोसीडिंग शुरू होंगी। फिर से एक बार वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट से, और करीब 2/3 लोग अगर वोट करेंगे उसके लिए कि हाँ इनको वापस बुला लिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? इनको वापस बुला लिया जाएगा। फिर उसकी जगह दोबारा इलेक्शन होंगे और बाकी चीजें। तो राइट टू रिकॉल के ये मॉडस ऑपरेंडी है। हाँ, मॉडस ऑपरेंडी मतलब कि किस तरीके से होता है वो चेंज हो सकता है, सिचुएशन टू सिचुएशन, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, बट बेसिक आइडिया यही है कि जिस आदमी को आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए भेजा है, वो आदमी आपके, वो इंसान को शुड वर्क अकॉर्डिंग टू योर विम्स एंड फैंसीज और योर विशेस। अगर वो आपकी विशेस नहीं पूरा कर पा रहा है तो आपके पास अधिकार होना चाहिए उसको जॉब से निकालने का। ये बात है। चलिए, अब भारत में राइट टू रिकॉल का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में कॉन्सेप्ट राजधर्म का सुना होगा आपने। राजधर्म सुना होगा, मूवी में आता है और कई अटल बिहारी वाजपेयी की कई स्पीचेस में है। राजधर्म का कॉन्सेप्ट क्या है? जो कौटिल्य ने भी दिया था कि अगर राजा इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं दे पा रहा है तो भाई उसको निकाल दीजिए, उसको राजा बना रहने का कोई हक नहीं है अगर वो इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं दे पा रहा है। सिमिलरली इंडिपेंडेंस के पहले भी ये बात हुई। एमएन रॉय ने बोला कि भाई हमें एक सिस्टम बनाना है जहां पे रिकॉल्ड का, चलिए, तो एमएन रॉय ने भी 1944 में बोला कि भाई इलेक्टेड और रिकॉल्ड होना चाहिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, ये ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन हमने बाद में सोचा कि बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की या उसके बारे में उनके डिसाइड किया, देन दे हैव डिसाइडेड दैट नो, वी विल नॉट गो फॉर द राइट टू रिकॉल। तो इसलिए हमने हमारे एमपी और एमएलए के लेवल पे राइट टू रिकॉल नहीं है। पर जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुए वो एक्सपेरिमेंट शुरू हुए लोकल लेवल बॉडीज के लेवल पे, एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में ये प्रोविजन है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है कि एमपी और एमएलए से अगर हम खुश नहीं हैं तो हम उनको रिकॉल नहीं कर सकते हैं, बट कुछ स्टेट्स ने अपने पंचायत और लोकल बॉडीज पे ये ऑप्शन दे रखा है कि हाँ आप रिकॉल कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट भी देखते हैं कि उन्होंने क्यों मना किया।
थोड़ा सा बेसिक हल्का सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना जरूरी है। अब एक मेंबर उठे, उन्होंने कहा, लक्ष्मी नारायण साहू उठे, इन्होंने कहा कि भाई राइट टू रिकॉल होना चाहिए, हमें ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी चाहिए, ठीक। लेकिन इनके विरुद्ध भी कुछ बातें उठी भाई, ऑब्वियसली डिबेट की बात है, तो इनको अपोज किसने किसने किया? इनको अपोज किया आपके किन्होंने? लक्ष्मी नारायण साहू को, बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल, दोज हु हैव द स्ट्रॉन्ग वॉइस। उन दोनों के आर्ग्यूमेंट क्या थे? उनके आर्ग्यूमेंट यही थे कि भाई अगर एक इंसान, क्योंकि देखिए उस समय की पॉलिटी काफी अलग थी, पॉलिटी कह लीजिए, पॉलिटिक्स कह लीजिए, उस समय क्या था, गांधी जी वाली आइडिया था, पॉलिटिक्स और एथिक्स। गांधी जी ने क्या बोला था? पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ सोशल सिन। तो उस समय की पॉलिटी थोड़ी ऐसी वाली थी, पॉलिटिक्स और एथिक्स वाली थी, आज वाली पॉलिटिक्स नहीं थी जो एथिक्स से बिल्कुल परे है। तो ये वाली पॉलिटी में दोनों ही सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर बिलीव करते थे। सरदार पटेल का ये कहना था कि यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव को लगता है या उसको फील होता है कि वो लोगों की विशेष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी पोस्ट अपने आप छोड़ देगा, उसके लिए राइट टू रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो उसके खुद के कॉन्शियंस पर होगा कि वो अपने पोस्ट खुद छोड़ देगा। बट कितनी, वो तो भाई आप समझ ही रहे हैं कि कॉन्शियस पे बात चली गई। A wise member will always keep his finger on the pulse of the constituency, and I think instead of putting in such a provision मतलब right to recall, we should try to develop a healthy sense of responsibility and the sense of honor in the members. हमें members में एक honesty, responsibility और honor का concept डालना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमको पता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है एमपीज में, एमएलएज में, वहां पे ये ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बातें हैं। इसीलिए एक और बात होती है कि भाई राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अच्छा, बी आर अम्बेडकर का क्या कहना था? तो इन्होंने बोला कि भाई राइट टू रिकॉल एक बहुत बड़ा राइट है। राइट टू रिकॉल मतलब क्या है? वोटर को हम बाद में, एक बार तो उसने वोटिंग दे दी, हम उसको फिर से ऑप्शन दे रहे हैं कि आप फिर से वोट कीजिए, और यदि वो आपका एमपी और एमएलए परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वापस आइए। तो उन्होंने कहा अभी हमारी डेमोक्रेसी इन्फेंट है, मतलब छोटी है, और उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम अ बैटल ग्राउंड बिटवीन द कैंडिडेट्स एंड नेसेसरी मेक देम द विक्टिम्स ऑफ द पॉलिटिकल राइवलरी। ठीक है, अब इसी को आप समझिए कि क्या होगा। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि राइट टू रिकॉल से, ये तो बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल के व्यू थे। बट जो लोग आर्ग्यू करते हैं, वरुण गांधी जैसे, कि भाई राइट टू रिकॉल होना चाहिए, डेमोक्रेसी को डीपेंड करेगा, तो उसके क्या आर्ग्यूमेंट देंगे वो खुद सोचिए। आप एक वोटर हैं, आपको पता है कि आपने 5 साल के लिए चुना है उनको, बट यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि वो परफॉर्म ना करें, तो राइट टू रिकॉल का भी ऑप्शन है। तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि हाँ, इट्स अ गुड थिंग एंड आई विल इन्वॉल्व माई सेल्फ। अभी एक बहुत बड़ा इशू भारतीय पॉलिटिक्स या दुनिया की पॉलिटिक्स में ये है कि यूथ आर वेरी इनडिफरेंट टू पॉलिटिक्स। आप खुद भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, आप में से कितनों ने अभी तक वोट दिया है, बात ये है। तो यदि, लेकिन हमें पता होगा कि राइट टू रिकॉल है, हम इनको वापस ले सकते हैं, तो एक हमारे पास चांस और है हमारे पे एपैथी जो होती है उसको कम करने का। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी अच्छा है। रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा डर लगेगा कि नहीं नहीं भैया, हमें एक बार चुन लिए गए हैं, बट अगर हम, इफ वी डोंट परफॉर्म वेल, देन वी विल बी थ्रोन आउट ऑफ द अवर ऑफिस, हमसे वो पद छीन लिया जाएगा एमपी और एमएलए का। तो क्या रहेगा? इसलिए भी वो थोड़ा सा बच के रहेंगे, वो भी क्या करेंगे, लोगों के हिसाब से काम करेंगे। ठीक, दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। एंड थर्ड, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन ओवरऑल बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि राइट टू रिकॉल आपके डेमोक्रेसी को डीपन करता है। ठीक, तो यही बात है कि वो भाई लॉजिकल है कि भाई अगर लोगों का विशेष या लोगों का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है, तभी उस इंसान को एमपी बने रहना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस कम हुआ तो उसको एमपी नहीं बने रहना चाहिए, ऑब्वियसली। फिर ये करप्शन पे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे, इन सब पे प्रॉपरली हो सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला कि वो अपने नफ्स को ध्यान रखेगा, इलेक्टेड बंदा। और ओवरऑल जब इलेक्शन के प्रॉमिस भी करेगा कोई, मान लीजिए अब जैसे मोदी जी ने प्रॉमिस किया कि भाई 15 लाख देंगे, बट अगर राइट टू रिकॉल होता और 15 लाख रुपए नहीं आते, तो लोग ये प्रोसीडिंग शुरू कर सकते थे। तो जब लोग इलेक्टोरल प्रॉमिसेस को क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको रियलिस्टिक करेंगे।
ऐसी कोई ऐसी चीज प्रॉमिस नहीं करेंगे जो वो नहीं डिलीवर कर सकते हैं, वो वही चीज करेंगे जो डिलीवर कर सकते हैं। उससे एक बेनिफिट और भी होगा, जो कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी भी उन्हीं कैंडिडेट्स को क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी जो मॉरली अच्छे होंगे। क्यों? एक बार इलेक्ट होने के बाद वापस आने के भी तो चांस है। मान लीजिए वो गलती से इलेक्ट हो गया, बट बाद में चला कि भाई ये तो विकास दुबे निकला, तो क्या होगा, हम मेरे पास चांस होगा राइट टू रिकॉल का। तो पॉलिटिकल पार्टीज को एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा अगर वो रिकॉल हो जाता है। नहीं तो ऑलरेडी वो कैसे मेंबर्स को चुनेंगे, वो ऐसे मेंबर्स को चुनेंगे दोज हु आर मॉरली गुड, हु फोकस ऑन द रियल एंड द रेगुलर विजिट्स। चलो, और उससे पार्लियामेंट भी बहुत इफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव होगी। क्यों? क्योंकि लोग भी देखेंगे कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में कर क्या रहे हैं, केवल पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वहां कुछ काम का काम करते भी हैं। तो इन आर्ग्यूमेंट से तो बिल्कुल लगता है कि भाई राइट टू रिकॉल एक अच्छी चीज है और ये होनी चाहिए, पर बहुत चैलेंजेस भी हैं। अदरवाइज अभी तक तो राइट टू रिकॉल लग गया होता। चैलेंजेस भी बहुत हैं। भारत एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी केवल इसलिए नहीं है क्योंकि ये आसान है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो लोग हैं, ऑल द पीपल आर वेरी इग्नोरेंट भी हैं, है ना। लोग क्या है अभी पूरी तरीके से, दे आर नॉट वेरी पॉलिटिकली एक्टिव, दे आर वेरी गलेबल। उनको थोड़े से लुभावने प्रोमिसेस देके उनके वोट्स की प्रेफरेंसेस को बदला जा सकता है। ये यूएस जैसा नहीं है जहां पे लोग डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन को बिल्कुल चूज कर लेते हैं कि नहीं भाई इन्हीं को देना और पॉलिसी के हिसाब से वोट देना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलिस्ट मेजर के हिसाब से लोग अपने वोट्स चेंज करते हैं। मान लीजिए कि इलेक्शन में आपने कैंडिडेट 1 वर्सेस कैंडिडेट 2 की लड़ाई थी, कैंडिडेट 1 जीत गया इलेक्शन में। अब कैंडिडेट 2 लोगों के पास गया, उसने कहा कि भाई हम आपको ये XYZ चीजें और देंगे, आप राइट टू रिकॉल की प्रोसीडिंग शुरू कर दो। फिर लोगों ने क्या किया, फिर राइट टू रिकॉल किया और इसको हरा दिया और इसको जिता दिया राइट टू रिकॉल में, राइट टू रिकॉल के बाद जो इलेक्शन हुए। फिर ये बंदा गया फिर इनके पास, इसने अलग तरीके की बातें की। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लोगों की, पीपल्स विम्स एंड फैंसीज को क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, लोगों की विशेष को। और डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलिस्ट विश हो वही सही हो, समझिए इस बात को। पॉपुलिस्ट विश जो सब लोग चाहें वही सही हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि फार्म लोन वेवर का एग्जांपल लीजिए कि भाई जो फार्म का लोन डेट रिलीफ मिलता है उससे क्या होता है, इकोनॉमी को बहुत घाटा होता है, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, पर वो क्या है, एक पॉपुलिस्ट मेजर है। लोगों को साइकिल बांट देना या लोगों को सोलर कुकर बांट देना, ये सब क्या है, दीज आर द पॉपुलिस्ट मेजर्स जो डेमोक्रेसी को वीक करते हैं, जो इकोनॉमी को वीक करते हैं, जो एक रैशनल लॉजिकल डिसीजन नहीं है। और यही सब चैलेंजेस हैं आपके राइट टू रिकॉल के भी। ठीक है, तो जैसे चैलेंजेस हैं अभी, जैसे कुछ जैसे हमने पढ़ा MP छत्तीसगढ़ में राइट टू रिकॉल होता है, तो वहां पे भी देखा गया कि कैसे फ्रिवलेस ग्राउंड पे, ऐसे मतलब इलॉजिकल ग्राउंड्स पे लोगों को राइट टू रिकॉल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर इलेक्शन कराने में कितना खर्चा गवर्नमेंट का जाता है, ये सोचिए। फिर उसके बाद और भी चैलेंजेस हैं। मान लीजिए कि वो MP और MLA, मान लीजिए हमने राइट टू रिकॉल दे दिया और वो आपकी सरकार एक वोट से बनी हुई है, मान लीजिए मोदी सरकार, तो अगर वो MP MLA राइट टू रिकॉल हो गया तो ये सरकारें गिर जाएंगी, तो पूरा कंट्री में डिस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब मान लीजिए वो मिनिस्टर हैं, मान लीजिए राजनाथ सिंह लखनऊ से जैसे MP हैं, अब भाई ऑब्वियसली वो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा भाई ही इज माई रिप्रेजेंटेटिव, वो लखनऊ में कभी आते ही नहीं इसलिए मैं राइट टू रिकॉल कर रहा हूँ। बट उनके पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होगी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि भारत में राइट टू रिकॉल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, एक अच्छा आइडिया है, लोकल बॉडीज के लेवल पे किया जा सकता है, पर उसको स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे लाना एक चैलेंज है। उससे अच्छा ऑप्शन क्या है अभी हमारे पास, हमारे पास उससे अच्छा ऑप्शन है कि हम बाकी जो स्ट्रेंथनिंग अभी हमारे पास मेजर हैं, RTI हो गया, लोकपाल हो गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गए, हम इन चीजों पे फोकस करें और ग्रेजुअल चेंजेस के लिए सोचें। इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसे मान लीजिए आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जैसे इसको कम करने की कोशिश की जाए, पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बनाया जाए कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी रखें। मान लीजिए कांग्रेस को चुनाव करना है तो अच्छे से डेमोक्रेटिकली वो अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करें, सिमिलरली बीजेपी को भी अगर चुनना है तो वो अच्छे से डेमोक्रेटिकली अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करें। सो दीज आर द आइडिया बिहाइंड द राइट टू रिकॉल। ठीक है, आई नो थोड़ा सा आज का टॉपिक थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ज्यादा था, थोड़ा फैक्चुअल कम था, अनलाइक द क्लस्टर्ड टॉपिक, बट फिर भी थोड़ा तो फिलोसॉफिकल बातें करना भी अच्छा लगता है, इजंट इट। चलिए आप बताइए सेशन कैसा था आज का। आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे बाकी इन्फॉर्मेशन, वीडियो के लिंक्स और PDFs वगैरह मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में हम फिर से एक नए टॉपिक की बात करेंगे।
जब भी मैं दोबारा मिलूंगा तो मैं जो नए टॉपिक्स लूंगा उसमें एक टॉपिक मैं डिस्कस करने की सोच रहा हूँ, कतर की डील रिसेंट। उसके लिए मुझे फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा चीजों को मेरे हिसाब से व्हाट आई कीप इन द करंट अफेयर इज जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट, है ना। करंट अफेयर केवल एक कॉन्टेक्स्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हर चीज आपके जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसके पीछे का बहुत बड़े बड़े बैकग्राउंड्स होते हैं। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं करंट अफेयर्स में, ऑल हैड अ कॉन्टेक्स्ट, ऑल हैड अ बैकग्राउंड। तो वो कॉन्टेक्स्ट अगर हमने समझ लिया अच्छे से तो करंट अफेयर बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल खीर जैसा हो जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में आप सबसे। बाय बाय, थैंक यू।